अगर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी का विषय निकलता है तो मरीज को डर लगना, घबरा जाना, ये बहुत ही जायज़ सी बात है और मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा अगर आप आपके सर्जन को 10 सवाल इसके बारे में पूछ रहे हो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप और सवाल पूछे तब तक जब तक आपकी मन की तसल्ली ना हो जाए कि ये सर्जरी आपके लिए उचित डिसीजन है। ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया में होती है, आपकी गर्दन में, जहाँ से जाता है आपका विंड पाइप जो कि श्वास लेने की नलिका है, फूड पाइप जो कि हमारे अन्न नलिका है, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाता है, आपके आवाज़ वहाँ से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी गर्दन में हैं और अगर आप इसकी सर्जरी करा रहे हो तो यस, आपको डर लगना एक बहुत ही जायज़ सी बात है। पर इसको आज हम विस्तार में समझेंगे कि क्या ऐसी रिस्क इसके साथ जुड़ी होती है, क्या उसके चांसेस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे विस्तार में। अब देखो, अगर रिस्क की बात करें सर्वाइकल स्पाइन में, तो ये रिस्क पेशेंट को कई कबार नहीं समझा पाते हैं कि पेशेंट बहुत डर जाते हैं या फिर सर्जरी कराने में उनको वो पीछे हट जाते हैं, तो पेन से सफ़र करते रहते हैं, उनकी मोबिलिटी ख़राब हो जाती है। बट ये कोई कारण नहीं है। पेशेंट को मैं समझता हूँ कि पूरी जानकारी देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो सारी रिस्क विस्तार में समझाऊँ और आप उसको समझ लें। अब ये रिस्क जो है वो मैं जो कॉमन एग्जांपल देता हूँ उसी के बराबर है कि समझो आप अगर बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो आप जनरली घर पे पहुँच जाते हो। देखो, हज़ारों में से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट मतलब जैसे कि आपको कार वाला ठोक सकता है, बाइक वाला ठोक सकता है, गड्ढे में से आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, हज़ारों कारण से या हज़ारों तरीके से कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। पर जनरली नहीं होता है। जनरली हम 99.99% हम जगह पे पहुँच ही जाते हैं। 0.1%, 1% कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आपकी गलती से या आपकी गलती ना भी हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये कॉम्प्लिकेशंस है। मैं इनको परसेंटेज नहीं बताऊंगा क्योंकि परसेंटेज डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर भी, सर्जन के ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस पे, कौन सा सेटअप है उसके ऊपर। तो काफ़ी कुछ फैक्टर है जो परसेंटेज डिसाइड करेंगे। तो हम एग्जैक्ट परसेंटेज किसी रिस्क को नहीं देंगे, पर क्या कुछ रिस्क होती है उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो रिस्क सुन के डर ना जाना। ये रिस्क आप बेनिफिट की तुलना में कंपेयर करो और अगर आपको लगता है कि बेनिफिट्स इससे ज़्यादा है तो फिर हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिस्क के बारे में बात करते हैं। अभी सबसे पहला रिस्क है इन्फेक्शन। अब देखो, इन्फेक्शन मतलब क्या है कि जैसे किसी को कुछ घाव हो जाता है शरीर में तो वो घाव इन्फेक्ट हो सकता है, उसमें पस भर सकता है, उसमें मवाद भर सकता है, वो हील नहीं होता है। अब इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम ओटी की स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, अच्छे से पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। इसके बावजूद पेशेंट को इन्फेक्शन कुछ हद तक 2 से 5% पेशेंट में हो सकता है। ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग वो अगर आप एंटीरियर सर्वाइकल सर्जरी मतलब आगे से अगर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी कर रहे हो तो इसमें ब्लीडिंग एकदम ना के बराबर होता है। अगर आप पीछे से सर्जरी कर रहे हो तो भी सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। पर हम सर्जरी के बाद वाली ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं कि जब घाव बंद करते हैं, जब मरीज़ बैक टू वार्ड जाता है, तब जाने के बाद कुछ खून की बूंदें टपक टपक कर वहाँ पर खून की गांठ बन जाती है जिसको हम हीमाटोमा कहते हैं। ये हीमाटोमा या खून की गांठ नस के ऊपर दबा सकती है जिसकी वजह से वो नस की एरिया में कमज़ोरी या पेन हो सकता है। तीसरा रिस्क है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब खाना निगलने में जो पेन होता है थ्रोट में सर्जरी के बाद, उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। अब ये क्यों होता है? जब आगे से सर्जरी होती है, खाने का जो पाइप होता है जिसको इसोफेगस कहते हैं, अन्न नलिका, उसको हम बाजू में खींच के रखते हैं, अन्न नलिका और श्वास नलिका। तो उसको बाजू को खींचने की वजह से कुछ 1-2 घंटा जो भी सर्जरी चलती है वो खींचने की वजह से उसको थोड़ा सूजन आ जाती है। तो सूजन की वजह से निगलने में 1-2 दिन तक पेन हो सकता है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। और श्वास नलिका खींचने की वजह से पेशेंट को होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है जिससे उनका आवाज़ थोड़ा भारी हो जाता है। आवाज़ में भारीपन, खाना निगलने में थोड़ा सा पेन, ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जिसको डिस्फेजिया और होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। ये 2-4 दिनों में अपने आप सेटल हो जाता है। अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस कुछ हफ्तों तक है, महीनों तक है, तो एक नर्व होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जिसको थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है, तो वो इंजरी के कारण भी ये हो सकता है। जनरली ये खाली खींचने की वजह से जो सूजन आती है उसकी वजह से होता है, तो ये अपने आप जैसे सूजन सेटल हो जाती है तो ये चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं।
अब देखो, जो कॉमन सर्जरी सर्वाइकल की है वो है ACDF, मतलब जो डिस्क है, दो मनकों के बीच में डिस्क निकाल के वहाँ पे हम केज डाल के फ्यूजन करते हैं। जब डिस्क निकालते हैं तो यूजुअली हम ये सर्जरी माइक्रोस्कोप में ही करते हैं। आज के ज़माने में सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं की जाती है। कुछ सेंटर में अभी भी होती है, बट मैं इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप एंटीरियर सर्वाइकल सर्जरी कर रहे हो तो माइक्रोस्कोप का होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह होती है और उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो हम बहुत ही अच्छा विजन और अच्छा फील्ड हमें उसमें दिखता है। तो बारीक से बारीक जो कंप्रेशन है या नस के ऊपर डैमेज है वो भी हम इससे एड्रेस कर सकते हैं, और हम डिस्क वहाँ से पूरी निकाल कर, ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद कर उसके अंदर केज डाल के फ्यूजन करते हैं। जब हम केज डालते हैं या जब हम डिस्क निकालते हैं, ऐसे समय में जनरली माइक्रोस्कोप में करने की वजह से नस को डैमेज ना के बराबर होता है। पर अगर नस बहुत ज़्यादा पहले से ही दबी है तो अगर उसको माइन्यूट सा भी कुछ झटका लगता है तो नस को इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने के कारण वीकनेस बढ़ सकता है। एक और रिस्क जो है नॉन यूनियन। अब जो हम केज इसकी जगह पे डाल रहे हैं डिस्क की जगह पे, तो केज का मकसद होता है कि ऊपर का मनका और नीचे का मनका फ्यूज होके एक ब्लॉक बन जाए, पर ये फ्यूजन कुछ पेशेंट्स में नहीं होता है, जिसको हम सूडो आर्थरोसिस या नॉन यूनियन कहते हैं। अब ये नॉन यूनियन क्यों होता है? क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट स्मोकर है, अगर वो क्रोनिक कुछ मेडिकेशंस पे है, अगर अच्छे से एंड प्लेट या जो हमारे फ्यूजन का सरफेस है वो प्रिपेयर नहीं किया है, ग्राफ्ट अच्छे से नहीं भरा है, तो इसकी वजह से नॉन यूनियन भी हो सकता है, मतलब हड्डी जुड़ नहीं सकती है। एक और रिस्क फैक्टर है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़। अब एडजेसेंट सेगमेंट मतलब जो सेगमेंट ये फ्यूजन के ऊपर की सेगमेंट है, उसके ऊपर कुछ सालों में मोशन की वजह से वहाँ पर वेयर एंड टेयर या डीजनरेशन हो सकता है, क्योंकि नीचे की सेगमेंट तो फ्यूज़ हो गई है, तो उसका जो मोशन चला गया है उसको कंपेंसेट करने के लिए ऊपर की सेगमेंट ज़्यादा काम करती है, तो उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है आने वाले सालों में, तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़। तो हो सकता है आगे जाके उस लेवल पे ऑपरेशन लग सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है, और अगर लंबा फ्यूजन है बहुत सारी सेगमेंट से तो फिर इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एक और कॉमन जो हमने रिस्क पेशेंट्स में देखी है वो है कि समझो अगर पीछे से सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी होती है तो मल्टीपल लेवल लैमिनेक्टमी होती है जो नस को फ्री करने के लिए। तो अगर नस अचानक से पीछे मूव हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, तो C5 जो रूट होता है हमारे शोल्डर को सप्लाई करता है, उसके ऊपर तनाव आने की वजह से ये जो अबडक्शन है या शोल्डर ऊपर करने का जो मोशन है, इसके अंदर वीकनेस आ सकती है। तो ये धीरे धीरे मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से रिकवर हो सकती है। तो ये रहे कुछ रिस्क फैक्टर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी कर रहे हो। पर ये रिस्क फैक्टर अगर आप अच्छे सर्जन से जिसका ट्रेनिंग अच्छा है, अच्छे सेटअप में करते हो, तो इसके रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो जाते हैं और आपको इनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे बेनिफिट ज़्यादा है, बेनिफिट कब होगा? जब समझो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी दबी है या आपको पेन इतना ज़्यादा है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, फिर भी आपको आराम नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको ऑलरेडी गेट आपका इम्पेयर्ड है, आप चल नहीं पा रहे हो बराबर से, आपके हाथों की पकड़ कम हो रही है, हाथों से चीज़ें गिर रही है, तो क्या आप ऐसे ही जीना पसंद करोगे कि ये थोड़ी सी रिस्क उठाकर सर्जरी के लिए जाओगे? ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा। पर मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये डिटेल में आपके सर्जन के साथ अच्छे से बैठ के डिस्कस करो, रिस्क क्या क्या होती है, बेनिफिट्स क्या क्या है। जब आप दोनों की तुलना करो और आपको लगता है कि बेनिफिट इसमें आपको ज़्यादा है, तब आपको सर्जरी के लिए जाना उचित रहेगा। अगर आपको फिर भी सर्वाइकल स्पाइन से जुड़े कुछ सवाल है तो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके सवाल का जवाब दें। हमको अगर आप व्हाट्सएप करते हो या कॉल करते हो, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मॉर्निंग से 9 से रात के 9 के बीच में ही कॉल करें, मंडे टू सैटरडे। और आप अगर मैसेज करते हो तो थोड़ा पेशेंस रखें, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आपको मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।